वागर्थाव्यो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक बहुत समय बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। कहीं बिजी था कुछ काम से मैं, तो वो सब भी शेयर करूंगा आपके साथ में। लेकिन सबसे पहले तो आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिनों बाद आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आप सबकी मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेरी आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर बताओ, क्वेश्चन पेपर बताओ। तो आज फाइनली मैं आप सबके साथ में क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अब क्वेश्चन पेपर में मैं ओनली पेपर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हिंदू स्टडीज का होता है 100 क्वेश्चंस का। उसमें भी यदि हम देखें तो वीडियो शायद बड़ी हो सकती है, तो मैं इसको 2 या 3 पार्ट के अंदर भी ले आऊँ। जैसा भी होगा हम देखेंगे, जो भी स्थिति बनती है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस अच्छी अच्छी मैं आपके लिए और लेकर के आऊँगा। और अभी हाल ही में मेरा एक नया पॉडकास्ट रिलीज हुआ है द मिस्टिक जर्नी के साथ, जिसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप वो भी जा करके देखिएगा। एंड यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपके साथ भी पॉडकास्ट करूँ तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। तो चलिए अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार हम लोग चेक कर ले सब चीज़ें सही चल रही है। तो ओके, एवरीथिंग इज फाइन। सो ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। एंड हम लोग पहला क्वेश्चन जो है हमारा भगवान का नाम लेकर के करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना। तो देखिए, सबसे पहला है चरक संहिता के अनुसार तंत्र युक्तियों का सही क्रम क्या है। अब हम जब इसको देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है कि चरक संहिता के अनुसार तंत्र युक्तियों का सही क्रम क्या है ना। सबसे पहले हम समझे कि आखिर तंत्र युक्ति क्या है। तो जो तंत्र युक्ति है, तंत्र युक्ति इज तंत्र, हम दो चीजों को तोड़ के देखते हैं, तंत्र और युक्ति। तो तंत्र मीन्स द सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं युक्तियों द्वारा, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तंत्र युक्ति कहा जाता है उसी चीज को। ठीक है, तो तंत्र युक्ति यानी कि हमने अब देख लिया हमारा क्या है कि किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना। एनालाइज एनी सिस्टम हम करते हैं क्या, तंत्र युक्ति। अब तंत्र युक्ति के अनुसार जो चरक संहिता है उसके अनुसार जो है 32 बताए गए हैं तंत्र युक्तियां। और इसमें एक और चीज याद रखनी है हमको, जो चरक हो गए, दूसरे सुश्रुत के अनुसार 36 जो है तंत्र युक्तियां इसमें बताई गई है। नहीं सॉरी, सुश्रुत के द्वारा 32 बताई गई है, चरक के द्वारा 36 बताई गई है इसके अंदर में। तो अब हम देखते हैं कि लाइन वाइज कि आखिर क्या आंसर है तंत्र युक्तियों वाले का। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि हम देखें तो तंत्र युक्ति में सबसे पहले जो हमारे पास में आता है, वो हमारे पास में एक लिस्ट है, उसमें सबसे पहले आता है, देखिए बता रहा तंत्र युक्तियों की जो संख्या है, सुश्रुत ने 32 बताई है, चरक ने 36 और भट्टा हरिश्चंद्र ने 40 बताई है। तो सबसे पहले आता है हमारा, हम इसको ले लेते हैं पेन को। ओके, सबसे पहले आता है हमारा ये अधिकरण, सबसे पहले आता है अधिकरण। सो ये इसको हम नंबर 1 दे देंगे। सो ये है हमारा नंबर 1। ठीक है, अधिकरण इज आर नंबर फर्स्ट। पहले आता है अधिकरण, फिर आता है योग। ठीक है, अधिकरण फिर आता है योग, उसके बाद आता है हेतुअर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, हेतुअर्थ। हेतुअर्थ के बाद हमारा क्या आ जाता है, पदार्थ चौथा, और पदार्थ के बाद आ जाता है प्रदेश, दैट इज द 5th वन। सो फर्स्ट पे है डी, तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो रहेगा नहीं, 1 और 3 तो हम क्रॉस कर देंगे। नाउ 2 और 4 में से कुछ हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा डी आ गया है। अब सेकंड पे क्या है, सेकंड पे ए है, तो अभी भी ऑप्शन बने हुए, थर्ड पे ई है, अभी भी बने। अब बचे हैं 4th और 5th। तो हमने देखा 4th पे क्या है, सी पदार्थ, और 5th पे क्या है, प्रदेश। आंसर इसका सही क्या होगा, 4th वाला, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें जो है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा डीप जा करके क्वेश्चन को दिया गया था आपको ये, क्योंकि मेरा मानना है कि 32 और
36-40 याद करना मुश्किल है, तो यदि आप अगली बार देखिए तो तंत्र युक्तियों को एक बार देख जाइएगा। उसमें शुरू के 5 से 10 को एक बार बस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसा क्या है। तो ये सब प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को करने की। तंत्र युक्ति बेसिकली आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को हम जब ज्ञान करना है, जानना है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एक प्रश्न हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है 52 एंड 52 इज हाँ, तो 52 हमारा बड़ा इजी क्वेश्चन है। 52 में हमको पूछा गया है कि देखिए इनके अस्त्र, देवताओं के अस्त्र हमें मिलान करने हैं। तो इजी है, मालूम है इंद्र का क्या है, वज्र है। राम का क्या है, धनुष है। शिव का, भगवान शिव का क्या है, त्रिशूल है। और भगवान विष्णु का क्या है, सुदर्शन चक्र है। सो वी हैव ए इज फोर्थ। ए फोर्थ का ऑप्शन देखिए 2 ऑलरेडी आ गया, तो हमें और कोई इसमें दो राय नहीं है, आंसर यही होगा। फिर भी ए का 2, बी का 3, ठीक है, सॉरी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये आ गए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आसानी से बन जाना चाहिए। 53 हाँ, वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज का ये प्रश्न है। देखिए इस बार का जो पेपर रहा है उसमें वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज में बहुत डीप गया है। तो वेस्टर्न मेथोडोलॉजीज थोड़ा सा और डीप पढ़ने की ज़रूरत है और अंदर झांकने की ज़रूरत है। और इसका मटेरियल मैं बताऊँ बिल्कुल बहुत कम अवेलेबल है। इसके लिए आपको बहुत वेरीड फॉर्म ऑफ मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सोशल में जाना पड़ेगा, आपको सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर और ये सब चीज़, साइकोलॉजी, इन सबको देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा इसमें क्या क्या है। खैर आगे बढ़ते इससे पहले देखिए, मैंने आपसे पहले ही एक वीडियो में कहा था कि कट ऑफ 230 रहने वाला है। तो इस बार 230 ही कट ऑफ गया और इस बार गिरा है क्योंकि पेपर इस बार टफ था, थोड़ा सा टफ था पिछली बार के मुकाबले। क्वेश्चंस नए थे और कॉन्सेप्ट इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था, तो कोशिश कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिएगा। खैर अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की और तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि हमें सपोज एक भी आइडिया नहीं है कि क्या आंसर है इसका, क्या होगा। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिख रही है। यहाँ से हम सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते जब आपको कुछ आइडिया ना हो। तो हमें एक पोस्ट दिख रहा है और साथ में 2 पोस्ट दिख रहे हैं, पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट कॉलोनियलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, नरेटिव ऑफ कॉलोनियलाइज्ड और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और दिख रहा है सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरलिज्म दिख रहा है हमको। ठीक है, तो अब हम यदि देखें तो सिंपल सी इस चीज को मैं देख के चलूं तो हमारे इसमें कोलोनाइज दिया है, तो इसको यदि एक सिंपल से देखें तो कहा कॉलोनियलिज्म दिख रहा है हमको, तो कोलोनाइज का आंसर कॉलोनियलिज्म हो जाएगा। अभी कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं पेपर हमारे सामने जब अननोन क्वेश्चन है तो कैसे देखें। अब स्ट्रक्चर दिख रहा है इधर पे, स्ट्रक्चर कहाँ है, स्ट्रक्चर यहाँ है, स्ट्रक्चर यहाँ है, इसको मिला देते हैं हम। ठीक है, अब बचे पोस्ट ट्रुथ और गेज। पोस्ट, एक पोस्ट तो एलिमिनेट हो गया, बचा एक पोस्ट, पोस्ट ट्रुथ का हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म एंड फाइनली गेज बचा, इसका हो गया फेमिनिज्म। अब देख लेते ए का 3 कहाँ है, ए का 3 इन 2 ऑप्शंस में, तो ये तो गया और ये भी गए, ये दोनों तो गए हमारे। अब इन दोनों में हो सकता है। अब बी का देखें पोस्ट ट्रुथ का 4th पोस्ट मॉडर्निज्म, तो ये आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर अस। हमने सीधा सीधा देख लिया, नैरेटिव ऑफ कॉलोनियलाइज्ड, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिज्म। तो ठीक है, तो अब ये तो हमने देख लिया। थोड़ा सा यदि पेपर के समय आप काम माइंड से थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने पढ़े भी ना हो। खैर अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको देखना पड़ेगा हमको, डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, हाँ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें जो है मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी इसकी,
एक लिस्ट बना के दी थी इसके अंदर में, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से सिद्धांत को किसने दिया है, कौन से सिद्धांत को किसने दिया है। तो उसमें हम सबसे पहले देखें भाई, बात आती है द्वैत और अद्वैत की। ठीक है, द्वैत और द्वैताद्वैत। तो ये तो होना चाहिए कि कन्फर्मेटरी के निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य में से कोई एक होना चाहिए दोनों में, क्योंकि दोनों ने हो दिया है। ठीक, अविभागाद्वैत और अचिंत्य भेद। तो अविभागाद्वैत और अचिंत्य भेद वाला जो है अब हमको वो देखना है। तो देखिए, जो अचिंत्य भेदाभेद है, जो अचिंत्य भेदाभेद है, ये हमको दिया है किन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने। ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो यदि हमें एक मालूम होता तो हमें आंसर अब मिल चुका है अपने प्रश्न का, लेकिन फिर भी हम चलते हैं। अब द्वैत और द्वैताद्वैत की बात आती है। देखिए, द्वैत का जो सिद्धांत था, जो द्वैत का सिद्धांत है वह दिया था निम्बार्काचार्य ने। ठीक है, द्वैताद्वैत का था, वो दिया था, इसे भेदाभेद भी कहते, द्वैताद्वैत जो इसे भेदाभेद भी कहते, निम्बार्काचार्य ने। द्वैत का सिद्धांत दिया था माधवाचार्य ने, और जो फाइनली बच गया अभिगाद्वैत उसको दिया था विज्ञान भिक्षु ने। ये सांख्य का है। तो हमारा क्या हो गया, ए का 4th, बी का 3, सी का 2 और डी का 2। तो ये आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने ये देख लिया इसके अंदर में कि अब इससे जुड़ी हुई एक लिस्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या एक टेलीग्राम चैनल बना के उस पर मैं डालूँ क्या इन सब चीज़ों को, या फिर वीडियोस के थ्रू कंटिन्यू रखूँ, ताकि आपका जैसा मुझे फीडबैक मिलेगा मैं उस हिसाब से आगे काम कर सकूँगा इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा बेसिकली 6 हमको याद रखने पड़ेंगे कि सांख्य दर्शन किसने दिया, तो कपिल मुनि ने। न्याय किसने दिया, गौतम मुनि ने। वैशेषिक किसने दिया, कणाद ने दिया। फिर योग किसने दिया, पतंजलि ने दिया। मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा किसने दिया, तो उत्तर मीमांसा में जैमिनी, पूर्व मीमांसा बादरायण। इसके अलावा और भी कई है, तो उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कभी, क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। हाँ, तात्पर्य निर्णय लिंगों का प्रकरण। तो देखिए, ये आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं, इसमें दिखा भी रहा हूँ, आपको कुछ नहीं किया इन्होंने, इस टॉपिक से उठा लिया है सीधा सीधा सिलेबस से। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे, एक तो वाद परंपरा और संस्कृत, जिसको आप, मैं कहूँगा सिलेबस रट जाओ। सिलेबस रट जाओगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी आए हैं, आगे भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। कभी आपको अनुबंध चतुष्टय पे पूछ लेगा, कभी पिछली बार ज्ञान के संगठन पे पूछ लिया, सूत्र भाष्य वार्तिक टीका टिप्पणी। इस बार उन्होंने षड्विध तात्पर्य निर्णय पे पूछ लिया है, पिछली बार भी इस पर पूछा था। तो याद होना चाहिए हमको ये क्या, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो श्रुति सबसे पहले ई आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण में सबसे पहले श्रुति था। ठीक है, फिर दूसरा आता है लिंग, तो तीसरा आता है वाक्य, चौथा आता है प्रकरण, और पांचवा हमारा क्या आता है, पांचवा आ जाता है हमारा स्थान। तो हमारा क्या, E is first, C is second, A is third, B is fourth and D is fifth। तो कहाँ मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तात्पर्य निर्णय वाद परंपरा के अंतर्गत ये जो टॉपिक्स है, देखिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य और समय चाहिए, क्योंकि एक बार में आसानी से समझ नहीं आएगा ये, तो इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बैठ करके, तब इस पर बात की जाएगी। लेकिन एटलीस्ट यदि इस यूनिट से आपके पास में, मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 5 तो जो होंगे वो आपके इसी टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं में ऊपर से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो बेहतर रहेगा। यदि आप ज़्यादा डीप में नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम इतना अच्छे से आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, छठा प्रश्न।
तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, 10वीं यूनिट का है कि मैच करना है हमें इन संतों को उनके प्रदेशों से। और मालूम है तुकाराम कहाँ, महाराष्ट्र, ए का हो गया 3, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, बी का हो गया फिर बासवन्ना कर्नाटक, और कबीर उत्तर प्रदेश। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। ए का 3 कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शंस है, बी का 4 कहाँ पर है, तो सेकंड इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज आना चाहिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आगे बढ़ के इन्होंने न्याय सिद्धांत में पूछ लिया था। अब ये नव्य न्याय क्या है, सबसे पहले हम समझे नव्य न्याय जो है न्याय की एक नई प्रणाली है। इसे दिया था गंगेश बंदोपाध्याय ने, जो कि 13वीं सदी के थे। तो जो नव्य न्याय है, नव्य न्याय किसने दिया था, गंगेश बंदोपाध्याय जी ने दिया था इसको। गंगेश बंदोपाध्याय, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, क्योंकि आदत, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आदत नहीं है। गंगेश बंदोपाध्याय, गंगेश बंदोपाध्याय ने कहा 13 सेंचुरी के थे ये, ठीक है, 13 सेंचुरी के थे, और इनका जन्म स्थान भी याद रख लीजिए, कभी इन केस पूछ लिया जाए तो कहा था मिथिला, बिहार के थे। मिथिला बिहार की जो भूमि है, अब देखिए ये बस एक मेरा व्यू है कि आज के समय बड़ी दुखद विषय है ये कि जिस भूमि ने इतने बड़े बड़े दार्शनिक दिए हैं, उसकी आज बहुत विकट स्थिति है कि वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, जो कभी एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये जो गंगेश बंदोपाध्याय ने नव्य न्याय जो एक नई प्रणाली दी थी, तो इस प्रणाली में उन्होंने जो है प्रमाण की सिद्धांतता सिद्ध की थी। अब कैसे, अब देखिए, ये जो इस पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। जो गंगेश बंदोपाध्याय थे, ये बचपन में महामूर्ख थे। एक तरह से देख लीजिए, जैसे आपने आदि शंकराचार्य के शिष्य गिरि की कथा सुनी होगी, जो बाद में जाकर के आपके इन्होंने क्या तोटकाचार्य बने, उनकी कथा। तो जो गंगेश बंदोपाध्याय थे, ये बचपन से मूढ़ थे, इनको कुछ आता नहीं था। तो इनके पिताजी ने इनको इनके मामा के पास भेज दिया। इनके मामा जो थे बड़े ज्ञानी विद्वान थे, पंडित थे, उनके यहाँ पर शिष्य विद्या ग्रहण करते थे। अब इनका काम क्या आता था, क्योंकि इन्हें पढ़ना तो होता नहीं था, समझ आता नहीं था, तो ये सब सब शिष्यों के काम किया करते थे वहां पर। अब एक दिन किसी शिष्य ने इनको डरा धमका के अग्नि लाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए इनके घर के पार एक शमशान था, नदी के पार शमशान था, वहां भेजा। अब ये वहां पर गए। अब जैसे ही वहां पर गए, ये कुछ दिनों तक बिल्कुल नहीं आए। अब मूढ़ व्यक्ति थे, किसी इनके रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये चले गए वहां पर, और जैसे ही वहां पर गए कुछ दिनों बाद वापस आए। तो इन्होंने पूछा कि इनके मामा ने कहा कि ए बैल बुद्धि कहाँ चला गया था तू, तो सब हंसने लगे। और तब इन्होंने जवाब दिया कि किम गवि गोत्वम, किम गवि गोत्वम, यदि गवि गोत्वम मयि नहीं तत्वम, अगवि च गोत्वम यदि भवदिष्टम भवति भवत्यपि संप्रति गोत्वम। यानी यदि गोत्व गो में होता है तो वह मैं नहीं हूं, और यदि गो भिन्न में गोत्व है तो वह संभव नहीं है। तो यह बात अकेले मुझ पर नहीं, या उपस्थित सब पर लागू होती है। तो ऐसा जवाब सुनने के बाद वह सब हक्के बक्के रह गए, और इनको जो है पंडित की उपाधि दे दी। तो पंडित गंगेश बंदोपाध्याय हो गए। अच्छा, जब पार गए थे तो वहां इन्होंने देखा एक हम अघोरी तपस्या कर रहा था। तो इन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे अग्नि के लिए जब प्रार्थना की, तो अघोरी ने इनके सर पे हाथ रखा
और इनको सारी विद्या आ गई। तो इनके जो नव्य न्याय है इसका उत्तर है प्रमाण, जो कि हमें इस जो कथन मैंने कहा आपसे कि किम गवि गोत्वम यदि गवि गोत्वम मयि नहीं तत्वम अगवि च गोत्वम यदि भवदिष्टम भवति भवत्यभि संप्रति गोत्वम। यदि गोत्व गो में होता है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि गौ का जो गो गाय का जो गोत्व है वो गाय में ही रहेगा, मेरे अंदर नहीं रहेगा। और यदि गो भिन्न में, यदि सब में गो तो संभव है तो सब में होना चाहिए, मुझे अकेले में नहीं होना चाहिए। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही इसमें उन्होंने प्रधान माना है, इसीलिए इसका उत्तर होगा प्रमाण। एक बार मैं आपसे कहूंगा आप नव्य न्याय को देख लीजिएगा। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक के लिए, अंतराल के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसका उत्तर है प्रमाण। नव्य न्याय ने प्रमाण की प्रधानता निश्चित करी है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पे। ये एक और थोड़ा सा डीप, इस बार क्वेश्चन अच्छे पूछे, मानना पड़ेगा एनटीए को। अब देखिए, दो वाचस्पति मिश्र है, एक शंकर मिश्र, एक केशव मिश्र, सब मिश्र है। और ये सब लोगों ने अपनी अपनी जो है ऐसी उसमें टीकाएं करी है कि आम आदमी के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, कोई ज्ञानी विद्वान ही इनको समझ सकता है। अब ये तो देखो, मैं बोल रहा हूँ आपसे सीधा सीधा, जो है आपको आता है तो आता है, और आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर यदि हम थोड़ा सा यदि हमें एक बेसिक नॉलेज लेकर के चले, तो यदि हमें इतना मालूम है कि तत्व वैशारदी जो है काफी प्रसिद्ध है, और तात्पर्य टीका दोनों वाचस्पति मिश्र के बहुत प्रसिद्ध टीका है। तो यदि हमें इतना मालूम हो एक भी चीज, तो हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, कैसे? देखो, तत्व शारदी यदि वाचस्पति मिश्र है तो ए का तो हो गया 2, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हट गए। अब ए का 2 हो गया तो ये भी हट गया, सीधा हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम करके देखेंगे। तत्व शारदी वाचस्पति मिश्र, उपस्कार टीका शंकर मिश्र, तर्क भाषा संग्रह केशव मिश्र का है, और तात्पर्य टीका वाचस्पति मिश्र का। तो बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड था। आपको फैक्ट मालूम है तो ही इसको कर सकते थे। तो आई रेट इट एज टफ, थोड़ा देख लीजिएगा टीका वगैरह क्या किसने कौन सी लिखी है, पूछ लिया इस बार। चलिए, हाँ, ये थोड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन है, टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन इजी है। सूत्र हम सबने पढ़े हैं कि ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रुव सूत्र, शॉर्ट सूत्र क्या है। सिंपल सा वर्णन है। शुल्व सूत्र हमें मालूम है, शुल्व सूत्र में क्या यज्ञ की वेदी का होता है, निर्माण जो होता है कैसे बननी है। डी का तो 2 हो गया, हमें ये मिल चुका है। अब डी का 2 कहाँ पर है, 2 और 3 में है, तो ये ऑप्शन तो हमारे हट गए। और यहाँ से एक और मिल गया हमें कि डी यदि 2 कंफर्म है तो ए और ए का 3 कॉमन दिख रहा है। श्रौत सूत्र यानी कि यज्ञों की विवेचना। अब 2 बचे, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। तो भैया ये हमको सीधा सीधा मालूम है कि जो हमारा धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र जो बेस्ड है वह बेस्ड है वर्णाश्रम। धर्म सूत्र में वर्णाश्रम वर्णित है, और जो गृह सूत्र है, गृह सूत्रों में संस्कारों का विवेचन वर्णित है कि गृह सूत्र में कैसे धर्म का पालन करना है गृहस्थ जीवन में, वो सब है। और श्रौत सूत्र में हमने कहा यज्ञों का विवेचन है, शुल्क सूत्र में वेदी का निर्माण है, धर्म सूत्र में वर्णाश्रम है। सो ए का हमारा हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 2। सो द आंसर इज 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, द 60 कितना टाइम हो गया वैसे, करते करते टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा, बताइए। 25 मिनट हो गए 10 क्वेश्चन में, यार समय लगेगा। मेरे ख्याल से 2 पार्ट में जाएगा ये वीडियो हमारा, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे पूरा, और जो मदद हो सकेगी मैं करूँगा इसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन परस्पर संबंधित है? एनालॉजी बेस्ड है ये, जिसे उपमान कहते हैं हम। क्या? उपमान।
ये एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है आपका कि दिस इज टू दिस देन व्हाट इज दिस इज टू दिस। सिंपल सा है इसमें। बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है इसमें। यदि आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपका हो जाएगा ये प्रश्न सॉल्व। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। खैर, जीवात्मा शरीर, ठीक है, शरीर जीवात्मा धारण करता है, सही है। गुरु शिष्य को धारण करता है, सही है। अपने देवताओं मंदिर के अंदर रहते हैं, ठीक है। आकाश और गगन ये तो पर्यायवाची, ये तो कोई एक दूसरे को धारण नहीं करता, ये डाउटफुल है बाबा। दर्शन, हाँ, इंद्रियों के द्वारा दर्शन होता है, तो ठीक है, ये चारों सही है। ए बी सी और ई सही है। कहाँ है ए? जहाँ जहाँ भी डी एलिमिनेट करो, डी को काटो, डी को काटो, डी को काटो, बस ये आ गया। ये सही उत्तर है इसका 4। ये तो सिंपल एनालॉजी बेस्ड था। खैर, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमें मालूम होना चाहिए आकाश गगन का पर्यायवाची, बाकी सब जो है एक किसी ना किसी के अंदर निहित है। यदि हम कहें वेन डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो एक यदि बेस है उसका तो दूसरा उसको कवर किए हुए, कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वधों का है, महाभारत का एक इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बोनस आपके लिए क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये। यदि ये भी गलत किया है तो मेरे हिसाब से फिर तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। खैर, कीचक का वध किया था भीम ने, जयद्रथ को मारा था अर्जुन ने, शिशुपाल को मारा था श्री कृष्ण ने, और घटोत्कच को कर्ण ने मारा था। खत्म। ए का 4 जहाँ भी दिख जाए, बी का 3 जहाँ भी दिख जाए, और सी का 2 जहाँ भी दिख जाए, डी का 1 जहाँ भी दिख जाए, 4 में दिख रहा है तो 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द कॉलम, इजी क्वेश्चन है, हस्बैंड वाइफ मैच करने हैं। हस्बैंड कद्रू, कश्यप की पत्नी थी, कद्रू की संतान कौन हुए? जितने भी नाग, जितने भी सांप, जितने भी सर्प, नाग और ये सब हुए रेंगने वाले रेप्टाइल्स, ऑल द रेप्टाइल्स आर द सन्स ऑफ कद्रू। देन उत्तरा इज द वाइफ ऑफ अभिमन्यु। शची इज द वाइफ ऑफ इंद्र, इंद्र को शक्र भी कहा जाता है। शक्र और इंद्र का एक और नाम है, वेदों में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, एक बार कभी ये क्वेश्चन आ जाए आपसे कि वेदों में इंद्र का नाम क्या है, तो वेदों में इंद्र का नाम पुरंदर है। और याज्ञसेनी द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी, तो ए इज 3, बी इज 1, सी इज 4 एंड डी इज 2। सो ए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, किस राजा के द्वारा विरचित संस्कृत नाट्य कृति प्रसिद्ध है? तो देखिए, नाट्य कृति की बात करें तो इसमें हमारा आंसर है हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 नाट्य लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और एक और था, मुझे नाम याद नहीं, चंद्रिका करके कुछ ऐसा था। 3 नाटक थे इनके, जिसमें नागानंद था। नागानंद में यह मुख्य किरदार निभाया करते थे। नागानंद जो था, नागानंद इनका एक जीवित वाहन नाम का एक, यदि आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा एक नाटक है जीवित वाहन, तो उसी को नागानंद के नाम से इन्होंने लिखा था। तो उसी में ये मेन रोल प्ले किया करते थे। इसका उल्लेख हमें ह्यून सांग के समय, जो उसने अपनी ट्रेवलॉग लिखी थी, ह्यून सांग के समय की हमें ट्रेवलॉग में मिलता है कि इसने 3 नाटक लिखे थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो हर्षवर्धन इसका करेक्ट आंसर है। भोजराज ने नाटक नहीं लिखे थे, उन्होंने नाट्य के ऊपर टीका लिखी थी। सोमदेव सूरी ने रामायण के ऊपर लिखी थी, जैन में थोड़ी सी, कन्नड़ भाषा में। और ये आपके चंद्रप्रदा के तो पृथ्वीराज रासो है, तो कहीं से वो काव्य है, नाटक नहीं है। तो आंसर हर्षवर्धन है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता। अगेन इजी क्वेश्चन है। दशरथ, हमें राजा को उनके राज्य से मैच करना है जहाँ के वो राजा थे। दशरथ थे अयोध्या के राजा, जनक थे मिथिला के राजा, वाली था किष्किंधा का राजा, और कुबेर था लंका का राजा। खत्म। ए का 2 जहाँ भी दिखे, बी का 4 जहाँ भी दिखे, सी का 1 जहाँ भी दिखे, डी का 3 जहाँ भी दिखे, सही कर दो। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बी हो गया हमारा सही उत्तर हो गया?
चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तर्क संग्रह ग्रंथ है। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा भैया, ये बढ़िया। यहाँ पर जो है ना बहुत कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है कि तर्क संग्रह। देखिए तर्क जो है, तर्क परस्पर चलता है। जो लगभग लगभग हम देखें, चार सिद्धांत है, ठीक है, चार सिद्धांत है। न्याय, न्याय वैशेषिक, ठीक है, न्याय न्याय वैशेषिक, और आपका हो गया एक सांख्य और योग, ठीक है। ये दोनों को ना परस्पर साथ लिया जाता है हमेशा। जो जो न्याय करेगा वैशेषिक वही करेगा, जो जो सांख्य करेगा योग वही करेगा, बस कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो तर्क संग्रह मुख्यतः न्याय में ही मिलता है हमको, लेकिन वैशेषिक जो है वो भी तर्क संग्रह में बिलीव करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अब तर्क संग्रह क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तर्क संग्रह बेसिकली लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड है कि लॉजिक्स कैसे करने हैं, कि न्याय जो है वो लॉजिकल एबिलिटी पर ही बेस्ड है। पूरा न्याय पूरा लॉजिकल एबिलिटी पर बेस्ड है, इसीलिए इसमें तर्क संग्रह का पूरा वो दिया गया है। तो न्याय वैशेषिक दोनों इसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि न्याय वैशेषिक और सांख्य और योग ये दोनों परस्पर साथ ही चलते हैं, इसलिए हम न्याय वैशेषिक सांख्य योग कहते हैं। कई कई बार सांख्य योग लोग एक ही समझ लेते हैं, इतना उनको साथ ले आता है। हाँ, ये देखिए मैंने लगभग लगभग मैंने आपको पहले जो जो भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई थी उससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एनटीए ने बना करके पूछा। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने ज़्यादा तो नहीं बताया, सिर्फ आपको नाम बताया था, क्योंकि नाम आते हैं हमेशा। इस बार सीधा सीधा नाम इनने पूछ लिया कि कहाँ पर किसने कौन सा वो दिया है। अब देखिए एक बात बताइए इसके अंदर मेरे को, कि आपने बेसिक यदि पढ़ा होगा ना, आप इस चीज़ को आराम से बना लोगे। थोड़ा सा टफ है, इसमें दो तीन चीज़ें अलग है, बट यदि आप इसको पढ़े होगे ना तो हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए मोस्ट कॉमन मोस्ट फेवरेट ऑफ एनटी है क्या, कि ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म से एनटीए वालों को बहुत प्यार है, हमेशा आ जाता है। और याद रखना एडवर्ड सेड ने दिया था, और इसका अपोजिट ऑक्सीडेंटलिज्म होता है, ठीक है। अब ये हो गया ए का 4, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बाय बाय, टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, ठीक है। अब आपको यदि यहाँ से यदि आपको यहाँ से कुछ पता चल जाए, तो हमें एक चीज़ क्या मालूम थी हमने जब पढ़ा था, जो कुछ हमने वेस्टर्न मेथड्स में पढ़े थे। तो वेस्टर्न मेथड्स के अंदर में जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो किसने दिया था, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे। तो डीकंस्ट्रक्शन किसने दिया था, जैक डेरिडा ने दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर यदि हम देखें स्ट्रक्चर आ रहा है कहीं ना कहीं, तो ये किसका हो जाएगा, जैक डेरिडा का हो गया। डी का हो गया 1, बी का हो गया 1, ए का हो गया 4। तो अच्छा अभी भी बीच में बताया। अब देखिए अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन ना, यहाँ पर विमेन के बारे में कोई मर्द लिख सकता है, आप मुझे बताइए। नहीं लिख सकता, कोई औरत ही लिखेगी।
तो बिना देखे यदि और कुछ भी नहीं मालूम होता, ये तो होता है राइट्स ऑफ वुमेन पे कोई औरत लिखेगी, या औरत कौन है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, तो बी का तो 3 ऑलरेडी हो गया। तो यदि आप इतना भी कर देते तो आपको आपका इसका आंसर आराम से 2 मिल जाता, क्योंकि फिर जरूरत ही नहीं पड़ती डेथ ऑफ द ऑथर रोलैंड बार्थेस। तो आपको ओरिएंटलिज्म मालूम होता और यदि कॉमन सेंस आप ये लगा लेते तो आपका आंसर आ जाता है इसमें। तो एक मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आउट ऑफ लीक दिया था इनने, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो सरप्राइज होना चाहिए ताकि आगे तैयारी अच्छी हो सके। खैर हाँ, रामायण से अच्छा प्रश्न पूछा है ये कि ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र क्रमशः, तो देखिए रघुवंश के शस्त्र और शास्त्र के गुरु थे लेकिन रघुवंश के नहीं थे। तो ये यहाँ पर ना ये स्टेटमेंट तो गलत हो जा रही है बिल्कुल। रघुकुल के कुल गुरु हाँ ठीक है, एवं शास्त्रों के गुरु थे नहीं, अगेन वही गलत आ गया, शास्त्रों के नहीं थे, शस्त्र उनने बताए थे। सप्तर्षि में से एक थे, जी हाँ बिल्कुल, और गाधी वंश से बिल्कुल राजा गाधी के पुत्र थे ऋषि विश्वामित्र, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एंड हमें उत्तर मिल चुका है, फिर भी देख लेते हैं। त्रिशंकु के गुरु थे बिल्कुल, वशिष्ठ त्रिशंकु के भी गुरु थे, राजा हरिश्चंद्र के पिता थे जो सत्यव्रत, उन्हीं को त्रिशंकु कहते हैं, उन्हीं के गुरु थे। और रघुवंश के कुल गुरु ना बाबा, विश्वामित्र वंश के कुल गुरु नहीं थे, तो ये दोनों गलत गलत, ये सही है और ये भी गलत। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। बौद्ध दर्शन चेतना को मानता है, तो बौद्ध पे आया है सवाल। तो देखिए बौद्ध का सिद्धांत सिंपल सा है, यदि समझना हो तो और कुछ नहीं जानना हो तो। बौद्ध ने हर चीज मानी है, हर चीज ना दुख जो है ना इच्छाओं के कारण है, और इच्छाएं जो है वो होती है क्या, वह क्षणिक होती है, वह नित्य नहीं रहती, इच्छा बदलती रहती है, तो ना नित्य है ना शाश्वत है। इच्छाएं हमेशा क्षणिक है, इच्छाओं से ही दुख होता है और दुखी इस संसार का कारण है। सिंपल सा बौद्ध दर्शन है, ठीक है, ज़्यादा डीप में यदि नहीं जाना हो तो। बौद्ध दर्शन चेतना को क्या मानता है, क्षणिक, क्योंकि वो उसका मानना है क्षणिक है, वो कुछ इच्छा करेगा, उसके पीछे भागेगा, दुख भोगेगा, तो बस। तो इस कॉन्सेप्ट से क्षणिक है, ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छा सवाल पूछा था, तो ये हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। Given below are the two statements, okay, so assertion and reason का पूछा है इस बार प्रश्न, चलिए देखते हैं ये भी। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दो, शायद नहीं दिखेगा ना, ठीक है। The origin of the structuralism theory of the West was inspired from संस्कृत linguistics। ना बाबा ना, संस्कृत से पढ़ने के पहले ही वो लोग लिंग्विस्टिक बना चुके थे अपने थ्योरी, ये तो गलत है बिल्कुल। Some of the prominent voices of the Western structuralist and post-structuralist theories emerged from scholars of Sanskrit linguistics। हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे जो बाद में मैक्स मुल्लर वगैरह जिन्होंने वेदों पर इतना अपना अपराध करके बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने इसी से प्रेरणा ली थी, तो ये तो सही है। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ ना कुछ लोग जो आए थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, उन्होंने इसी से अपना एक हम कह सकते हैं मोटिवेशन लिया था, या कहे कि इंस्पिरेशन लिया था संस्कृत ग्रंथों से। चलिए रूप आ गया, संस्कृत का प्रश्न आ गया, संस्कृत की बात ही हम कर रहे थे, तो कि वारी प्रतिपादक का प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है। तो देखिए आइए हम चलते हैं यहाँ पर, जो संस्कृत का डिपार्टमेंट है संस्कृत सेक्शन, वहाँ पर संस्कृत सेक्शन में देखिए वारी क्या है, इकारांत नपुंसकलिंग है वारी। वारी आपका इकारांत में नपुंसकलिंग है, देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ संस्कृत का जो आप है याद कर लीजिएगा, बेसिक ऊपर कोई ज़्यादा डीप मत जाइए यदि नहीं आता, लेकिन बेसिक याद कर जाइए, पूरा 10 क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। अब वारी का रूप आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा इस पे, ठीक है। वारी का रूप क्या होता है, वारी, वारिणी और वारिणी, तो ठीक है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं, गुड, कि थोड़ा फंसाने के लिए बच्चों को इनने क्वेश्चन ऐसा डाला है।
तो वारी, छोटा वारी, बड़ा वाला तो कहीं नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। वारिणी, वारी, वारिणी और वारिणी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, रूप याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनट, सेवेंटी वन। ठीक है, दो दो पार्ट्स में वीडियो बनेगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि यही पूरा लगा 1 घंटा होने आया होगा अभी तक तो, है ना। 42 मिनट्स हो गए, चलिए करते हैं। इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदों का, देखिए पुराणों को जो है वेदों का उपबृहण कहा गया है। करना क्या कहा गया है, वेदों का उपबृहण। उपबृहण यहाँ कहा है, समुपबृहण यहाँ दिख रहा है हमको, तो आंख बंद करके इसको आप टिक कर सकते हैं, यही सही होगा उपबृहण वाला उत्तर। क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है, इतिहास पुराण वेदों का अर्थ बदल देना चाहिए, पाप कराएंगे। अर्थों को नष्ट करना देना चाहिए, यहाँ भी पाप कराएंगे। पाश्चात्य चिंतन के अनुरूप करना चाहिए, ये तो घोर पाप कराएंगे भैया, ये सब हटाओ। सिंपल से सामने दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सामने देखते से इसको मारने का था। चलो आगे बढ़ते हैं। सीता जी द्वारा लक्ष्मण रेखा पार करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में दिया गया है। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ये नॉलेज आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में मैंने देखिए अपने पॉडकास्ट में बात करी है, वो भी देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे आपको। तो जो लक्ष्मण रेखा है ना, देखिए वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी टू नो, यस। रामचरितमानस में नहीं है, खम्ब रामायण में नहीं है, अद्भुत रामायण में भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई यही सही है। जी हाँ, इसका आंसर होगा केवल 4, किसी में भी नहीं है जो दिया हुआ है। अब आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो सबसे पहले हमें मिलती है कृतिभास ओझा की रामायण में, जो बंगाली रामायण है। यहाँ यदि कृतिभास ओझा बंगाली रामायण होता तो वो सही उत्तर होता, ना कि ये सब। तो कोई भी सही नहीं है, इसमें उत्तर ई सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनटीए का, अच्छा इन्होंने दिमाग लगा के लगाने वाला दिया है क्वेश्चन ये। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पद नपुंसकलिंग है। तो देखिए हमें एक चीज है कि गिनती त्रिलिंगेशु, त्रिलिंगेशु में केवल 1 2 3 4 की गिनती होती है तीनों लिंगों में, बाकी सब फिर एक ही उसमें चलते हैं। तो देखिए एक एका एकम, एक पुल्लिंग में आ जाता है, तो ये तो कहीं नहीं होगा, सी वाला तो हमारा पहले ही काट दो, ये पुल्लिंग में है, नपुंसकलिंग में नहीं है। द्वौ द्वे 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 आता है बिल्कुल, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। त्रयः तिस्रः त्रीणि, त्रीणि आ रहा है, ये भी सही है। चत्वारः चतुस्र चत्वारि, चत्वारः पुल्लिंग में है, नहीं ये नहीं है, चत्वारि बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी जहाँ भी मिल जाए हमारा, दैट इज द करेक्ट आंसर। 3 इसका सही आंसर है। तो हमें तीनों लिंग में याद होना चाहिए, एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतुरस्र चत्वारि। ठीक है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में तीनों इसमें होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, याद करना है इसको, तो बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न 74, इन योग दर्शन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो देखिए योग दर्शन में जो नॉलेज है वो होती है वृत्ति पर बेस्ड, यानी कि मॉडिफिकेशन किस तरह से चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं उसी पर बेस्ड है योग दर्शन का। ठीक है, मॉडिफिकेशन पे बेस्ड है पूरा योग दर्शन, वृत्ति के ऊपर आधारित। योग चित्त निवृत्ति, योग, अरे क्या है, योग चित्र निवृत्ति है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में आ रहा है, लिख दीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या है।
अरे काफी अच्छा था यार। इसका पतंजलि का इसका योग सूत्र का ही है। अथ योगानुशासनम योग चित्त निवृत्ति। चलिए ठीक है, देख लेंगे, उसी से है, उसी में वृत्ति आती है ना। तो इसका आंसर वृत्ति होगा। ओके। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, स्ट्रक्चरलिज्म का इनने पूछा है। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म एम्फेसिस ऑन सोशल इनइक्वालिटी नहीं, ये आपका मार्क्सिज्म करता है, या जो मार्क्स से रिलेटेड ये नहीं है, आपको ये गलत है, रॉन्ग। एम्फेसाइज बाइनरी पोजिशंस एंड हाउ दे क्रिएट मीनिंग, हाँ। स्ट्रक्चरलिज्म में ये होता है कि दो अपोजिट मीनिंग्स किसी चीज़ के निकाल। एनालाइज रिकरिंग पैटर्न स्ट्रक्चर, जी हाँ ये भी होता है, एनालाइज करना पैटर्न स्ट्रक्चर जो है। फोकसेस ऑन हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड रीइंफोर्सेस क्लास ट्रिगर्स, ये भी मार्क्सिज्म का है। और एक्सप्लोर्स द इफेक्ट ऑफ कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल हेजेमनी या कल्चरल डिस्टेंसेस, उसका है। तो बी और सी इसका ओनली सही आंसर होंगे। वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अभी वीडियो बड़ी हो रही है, मैं 45 क्वेश्चंस लूँगा। सेकंड पार्ट में मैं नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। ओ तो छंद पादो तु वेदस्य, ये वाला प्रश्न आ गया है, लेकिन इस बार पूछा गया है इनके जो है रचनाकार, या फिर कहे इनके जो गुरु है वह किसे कहा जाता है जिन्होंने रचना करी। तो छंद देखिए, सबसे पहले तो व्याकरण एज यूजुअल पाणिनि, पाणिनि जी प्रसिद्ध है अपनी व्याकरण के लिए, तो ये तो आराम से हो जाए। सी का 4, तो ये दो ऑप्शन तो आपके सेकंड और फोर्थ कट गए। सी का 4 क्योंकि 1 और 3rd में दिया हुआ है। ठीक है, निरुक्त, तो यास्क का निरुक्त काफी प्रसिद्ध है, मालूम होगा। डी का 2 कहा दिया, यहाँ पे दिया, अभी भी बना हुआ है खेल। अब ज्योतिष, लगध मुनि का जो है ये ज्योतिष प्रसिद्ध है, तो ज्योतिष का लगध। बी का हो गया 1 आपका, और सी का हो गया, वेट 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 वेट, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ नहीं, सही तो है, छंद का पिंगल सही है, मैं कंफ्यूज हो गया ऑप्शन देख के। हाँ तो ऑप्शन 1 सही होगा। पिंगल जो है वह छंद, आचार्य पिंगल का छंद है, आचार्य पाणिनि का व्याकरण है, ज्योतिष लगध मुनि का है, और यास्क निरुक्त का है। सो ऑप्शन 1 सही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ऑप्शंस देखकर, यही चीज़ पेपर में भी होती है कि कई बार देखने में कंफ्यूजन हो जाता है, गलत मार्क हो जाता है। इस चीज़ से बच के रहना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। खैर, परस्मयी पदी धातुएं, देखिए परस्मयी पदी धातुएं आपको दिखाते हैं। ये आ गई आपकी, एक्सपैंड कर देता हूँ, परस्मयी पदी धातु। तो आपकी परस्मयी पदी धातु में क्या क्या आ गया? ये रही, पठ लिख चल गम नम खद वद हस गई क्री की ग्रानी दृश्य द्रीपित। अब इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है, तो याद रखने वाली चीज है भाई। तो नम, सेव, धाव, याज, तो इसमें हमें कुछ चीजें ऐसे देख के समझ में, ये पा है, ठीक है, तो पा इसमें दिख रहा है हमको, पा है क्या? पा पिब का पा यहाँ पर है, पा वाला ऑप्शन तो एक मिल गया हमको। एक चीज हम इसमें एलिमिनेट कर सकते थे, शींग करके जो है, ये परस्मयी पदी में कभी नहीं होगा। शींग करके जो आया है, शींग वाला आत्मनेपदी के अंदर में होता है। तो यदि इतना एक इस्तेमाल हो तो ये गलत है, हमको एक चीज तो मालूम हो जाएगी। पा जरूर होता है, जप भी होता है, धाव भी होता है, पद होता है क्या? लेटेस्ट थी तो पठ लिख चल गम नम, अरे यार कंफ्यूजन है। पथ, जप और धाव। पथ, धाव है, धाव है, ठीक है, जप भी है, और
और पत 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 है क्या? पत जप पाधाव तो पठ पत त पत 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 ये रहा। तो ऑप्शन 4 सही हुआ। अरे टफ क्वेश्चन दिया यार एनडीएन इस बार, तो ये वाला बना करके थोड़ा सा। लेकिन अगेन पेपर टफ होते जा रहा है, तो थोड़ा पढ़ना भी वैसे ही पड़ेगा, हमें चीज़ें और गौर से देखनी पड़ेगी। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता में काम तथा क्रोध को क्रमशः माना गया है। देखिए, सीधे से इस प्रश्न को यदि हम देखें, इसमें पढ़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न, ठीक है, सही है। सभी कभी न संतुष्ट होने वाले, बिल्कुल काम और क्रोध कभी संतुष्ट नहीं होगा इंसान, सही है। सुख में बाधक, हाँ सुख में बिल्कुल बाधक है। महापाप का जनक, नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ये नहीं है, गलत है। जीव का नित्य शत्रु, जी हाँ ये जीव का नित्य शत्रु बिल्कुल है। तो महापाप का डी हटा देते हैं हम। डी कहाँ पर है? डी हटो, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, तो ये हट गए। ए इज द करेक्ट आंसर, ये वाला सही है, फर्स्ट वन। अभी तक तो ठीक रहा है पेपर, हल्का सा टफ बनाया है इस बार एनटीए ने। तो लगता है मेहनत खूब करवाएगा, सबसे अच्छा है। थोड़ा और पढ़ेंगे तो ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा। अधिकरण पद्धति में क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए, अधिकरण पद्धति जो है हमारी एक प्रणाली, न्याय प्रणाली में होता है, जो लॉ ज्यूरिप्रूडेंस एंड ज्यूरिप्रूडेंस, उसके अंदर तो संशय, बिल्कुल संशय से ही तो निर्णय तक जाया जाता है। तो ये तो उसकी पहली सीढ़ी हो गई हमारी। यार ये भाग क्यों रहा है इधर पे? संशय से निर्णय, ठीक है, तो ये संशय तो डेफिनेटली रहेगा। पूर्व पक्ष रहता है, उत्तर पक्ष रहता है, टीका नहीं रहती, नो सॉरी, अधिकरण पद्धति में ये नहीं रहता है। तो इसके ऑप्शन में 4 इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कर्म इंद्रिय? तो कर्मेंद्रिय क्या नहीं है? तो देखो, हाथ से कार्य करते हो तो ये कर्मेंद्रिय है, पाँव से चलते हो ये भी है, गुदा से जो हमारे मार्ग के बाहर निकलने की, इनसे भी कार्य होता है। नाक एक कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय है कि ये ज्ञान कराती है किसी चीज का। तो नाक, नो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस फोर्थ वन, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान कराती है, चक्षु, नाक, कान, श्रोत्र जो हो गए, ये सब चीजें ज्ञानेंद्रिय ज्ञान कराती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 81। ओहो, अरे यार पेपर बड़ा टफ बनाया इस बार एनटीए ने, देख के गया था कि एनटीए अब सबको धीरे धीरे अपने लपेटे में ले रहा है। इस बार 230 गया था ना कट ऑफ, इस बार और गिरने वाला है, देखना 210 तक आ जाएगा कट ऑफ अब की बार 210 काफी रहेंगे। चलिए देखें, तो अगला 81 है हमारा, 81। अब ये जो है, इन सबको हमें ज्ञान देखना है, तो सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष का ज्ञान किन से होता है? इंद्रियों के सन्निकट, इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है।
आंखों से दिखता है सामने, कान नाक से सुगंध आती, कान से सुनाई देता है, तो हम मानते हैं कि प्रत्यक्ष है। तो इसका तो टू हो गया। अनुमान, अनुमान व्याप्ति पे बेस्ड है कि ऐसा है तो कैसे, कुछ उस पे बेस्ड है। उपमान आपका जो है वो उपमान अति देश वाक्य ग्रह पे है। और शब्द जो है संकेत ग्रह, संकेत शब्द मतलब संकेत जो होते हैं वो शब्द होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए का 2 कहाँ है, यहाँ कहीं है ए इस दोनों में, बी का 4, तो ये हो गया आंसर, क्योंकि सी का 1 एंड डी का 3, तो ये है आंसर हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अथर्व शीर्ष ग्रंथों में वर्णन है, जी नहीं, यक्षों का नहीं है। दिव्य अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष में किसमें देवताओं का वर्णन है, देवों का वर्णन, देवी का वर्णन है, इन सबका नहीं है। तो एक इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये, ठीक है। अच्छा थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत छोटा छोटा दिखा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अनुसार ईश्वर से असंबद्ध यानी अयुक्त जो जीव को किस प्रक्रिया द्वारा सुख का अभाव होता है। तो देखिए, जो ईश्वर असंबद्ध है उसको भावना का अभाव होगा, ठीक है। क्योंकि यदि हम देखें उसमें भावना ही नहीं होगी, शांति का अभाव, वो शांत नहीं रहेगा, विद्या का अभाव, नहीं नहीं ये नहीं है। सुख का अभाव, हाँ सुख का उसमें अभाव रहेगा, जब सुख का अभाव होता है तो सुख का तो अभाव रहेगा ही। और प्रज्ञा का अभाव, नहीं ये नहीं है। तो उसका आंसर ए बी एंड डी, ए बी एंड डी फोर्थ सही, हाँ राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अद्वैत वेदांत में आत्मज्ञान हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, अद्वैत वेदांत जो मानता है वह मानता है कि प्रमाण जो है वह नित्य घूमता रहता है, नित्यमान है। और नित्य क्या है, अनुपलब्धि नित्य है, अनुपलब्धि नित्य नहीं है। अर्थापत्ति नित्य है, बिल्कुल नहीं। अनुमान नहीं, शब्द नित्य है। और जो चीज नित्य है वही ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, उसी को अद्वैत में माना गया है। परम शक्ति उसी को कहा गया। उसमें क्या है, जो है वह शब्द है। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। कितना टाइम हो गया है, घंटा भर हो गया, घंटा भर होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रश्न है, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। ये वीडियो सच में बहुत बड़ी हो गई, मैंने सोचा नहीं था इतना टाइम लगेगा। खैर आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न और है, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता को इस बार बहुत दिनों ने लिया है, तो भगवत गीता पढ़ के जाना पड़ेगा आप सभी को। भगवत गीता से प्रश्न आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बुद्धिमान वह है, बुद्धिमान कौन है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। बुद्धिमान वह है जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखे। बिल्कुल भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, कर्म फल में लिप्त रहता है, जी नहीं, ये नहीं कहा गया। योगी होकर कर्म त्याग देता है, यह भी नहीं कहा गया। कर्म और अकर्म के बारे यही सही है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10 और देखते हैं जल्दी से हम लोग, अब फिर अगले पार्ट में देखेंगे। किन प्रतिपादकों के तीनों लिंगों में सर्वनाम के बनते हैं हमेशा, ठीक है। सर्वनाम जो है, सर्वनाम के हमेशा सभी लिंगों में शब्द रूप बनते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर जो है शब्द सर्वनाम, अस्मद् युष्मद् तद् एतद् यद् भवत् किम इदम् अदस् सर्व त्रिलिंगेषु, तो सर्वनाम के हमेशा तीनों लिंग में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, षट कर्म के अंतर्गत 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, काम नित्य निषिद्ध निमित्त करके।
इसमें अनिमित्त नहीं, निमित्त माना गया है। अनिमित्त गलत है। डी को काट दो, जहाँ जहाँ भी दिखे आपको। कहाँ कहाँ दिख रहा है डी? यहाँ दिख रहा है, काट दो। यहाँ दिख रहा है, काट दो। यहाँ भी दिख रहा है, काट दो। यहाँ नहीं दिख रहा है, यही सही उत्तर है। ठीक है, तो हमारा 87 है ना, 87 का सही आंसर हो गया। फोर्थ बेसिक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबाल्टर्न। सबाल्टर्न स्टडीज जो होती है, सबाल्टर्न स्टडीज मतलब एक कल्चरल स्टडी होती है, लोअर क्लास और अपर क्लास को लेकर के ये कॉन्सेप्ट नया बनाया था इन लोगों ने, उस पर बेस्ड है। So it focuses on indigenous and marginalized section and their voices. somehow कुछ हद तक सही हो सकता है ये, लेकिन आगे देखते हैं। it will include narratives of colonized people ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है। focus on cultural unity and traditional national ethos, ये भी हो सकता है। रिकंसिडरेशन ऑफ आइडिया ऑफ कल्चर, नहीं, कल्चर पे नहीं। अब इन दो में से हो सकता है कोई भी सही हो सकता है, क्योंकि सब आल्टन स्टडीज जो हुई थी, जो सब आल्टन स्टडीज है उनका जो करने का तात्पर्य ही यही था, सब आल्टन स्टडीज को, कि जो वंचित वर्ग है उन लोगों को, उन लोगों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में जाना जा सके। लेकिन कल्चरल यूनिटी के साथ साथ ये नेशनल हम कह सकते हैं ईथो को रिप्ले करने के लिए भी सही था। तो इसका समाव ऑप्शन ये है। बहुत टफ क्वेश्चन दिया यार इस बार इन्होंने, इससे देखना पड़ेगा ये तो मेरे को भी जाकर। फिर सबाल्टर्न स्टडीज वाला तो एक बार देखना, इस बार अच्छा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन से साक्षात संबंध सहायक होते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा का मन से संबंध, ठीक है, ये होता है। मन का इंद्रिय से संबंध, ये भी होता है। आत्मा का इंद्रिय से संबंध ना प्रत्यक्ष ज्ञान में, ना ये नहीं होता, मन का होता है। इंद्रिय का पदार्थ से संबंध, हाँ, तभी तो उसको प्रत्यक्ष जान पाएंगे। मन का नहीं, मन का नहीं होता, ये नहीं होता। तो ए बी और डी कहाँ दिख रहे? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमद् भगवद गीता में काम से बुद्धि के आवृत्त होने को माना गया है। क्या माना गया है? भगवद गीता पढ़ के जाना पड़ेगा इस बार आप लोगों को भैया। बहुत भगवद गीता से प्रश्न पूछे हैं इन्होंने, भगवद गीता देख लीजिएगा। धूम से निकलते वाणी अग्नि के समान, हाँ, ये ऐसा ही माना गया है, धूम से वाणी के समान। कामाग्नि से मति के समान, ना, ये नहीं माना गया है। क्रोध से बुद्धि के समान, नहीं। मल से दर्पण, हाँ, मैल से दर्पण के समान माना गया है। उल्ब से गर्भ के समान, हाँ, ये सही है। तो ए डी और ई कहा है? यही सही उत्तर है आपके। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। समास के ऊपर है, देखो। चलिए, पितरऊ, पितरऊ मतलब माता पिता। तो पितरऊ माता पिता में किसका है? द्वंद्व समास, क्योंकि माता पिता दोनों की प्रधानता है। सी का तो 4 हो गया, ये ऑप्शन तो इस हिसाब से कट चुके हैं। अब राजपुरुष अर्थात राज्ञः पुरुषः, जो राज्य का पुरुष, राजा है, उसको कहा गया राजा पुरुष। इसमें क्या बताया गया है? इसमें हम देखें तो इसके अंदर जो है हमारे इनको बताया गया है पुरुष, तत्पुरुष समाज। उस पुरुष को, राजा, उस पुरुष को बताया गया, तो तत्पुरुष। ठीक है, डी का हो गया हमारा 2। अब पीताम्बर, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि हम उसको धारण किए हुए, और यथाशक्ति, शक्ति यथा, यानी कि शक्ति अनुसार, अव्ययी भाव, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1।
वन इसका आंसर। एक बार समास देख लीजिएगा आप। देखिए, द्वंद्व समास सबसे आसान है याद रखने का, जहाँ पे भी दो चीजें आ जाती है, जैसे राम लक्ष्मण हो, राम और लक्ष्मण दोनों आ गए, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व हो गया, दोनों के बीच में प्रधानता किसकी रहे उस पे देख लीजिएगा इसको, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको जो भी डाउट होगा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। रामायण से निम्नलिखित में से कौन बाली से संबंधित थे? तो देखिए, बाली से हनुमान जी नहीं, जामवंत जी नहीं, अंगद तो पुत्र था बाली का, सुग्रीव भाई था, तारा पत्नी थी। तो सी डी ई आंसर हो गया इसका, सिंपल सा था ये तो हमारे पास। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत के निम्नांकित पर्वों को कालक्रम से समाये। सबसे पहले कौन सा सबसे पहले है? आदि। आदि इज फर्स्ट, देन वन, देन विराट, देन भीष्म की मृत्यु हुई थी जिसमें भगवद गीता हुई थी, और द्रोण। तो ए इज 1, बी इज 2, ई इज 3, C is 4 and D is 5. So this is the correct answer. Okay. Moving on, वाल्मीकि शब्द का अर्थ, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बता के रखा हुआ है। दीमक की ब्राह्मी का जो आप दीमक से बना हुआ जो होता है उसको वल्मीक कहते हैं, तो वल्मीक से वाल्मीकि बन गया वो, दीमक के आवृत चींटियों के आवृत्तों को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं इस वीडियो का, इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम पूरे कंप्लीट कर देंगे। एंड कुछ कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए, कुछ कुछ चीज़ें, यदि आपको कुछ अच्छा बुरा लग गया तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आखिरी देखते हैं, लक्षण को 3 दोषों से रहित होना चाहिए, व्याप्ति, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति। ठीक है, अव्याप्ति यानी कि शब्द में जब हम पढ़ते हैं लक्षण, तो शब्द के अर्थ में निहित ना होकर उससे अलग हो जाना, ये हो गई अव्याप्ति, ये होती है। अतिव्याप्ति अर्थात शब्द में निहित अर्थ को बड़ा चढ़ा करके बताना लेकिन सत्य अर्थ तक ना पहुंचना, ये। और असंभव, बिल्कुल मतलब शब्द क्या है, अर्थ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। तो व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, इन तीनों से रहित होना चाहिए। तो ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमने 45 कर लिए, अगले 45 अब हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को अब आप देख चुके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो आपके लिए वो अगली बार बना करके ले आऊँगा इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट सेट के बाद में। एंड यदि आपको कुछ बुरा लगा वीडियो में तो सॉरी फॉर दैट, दिल पे मत लीजिएगा। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए मेरे को सब जगह पर। एंड मेरा पॉडकास्ट नीचे आप सुनिएगा, और यदि आप भी चाहते हैं आपके पॉडकास्ट पे कुछ आपके क्वेश्चन है उनका आंसर दूँ, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू इन्वाइट मी एनी टाइम, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। ओके, सो टिल देन आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय भारत।